आज हम पढ़ेंगे ग्रीन प्रमेय। ग्रीन वैज्ञानिक था, उसने एक प्रमेय दी और ये एक तरह से फिजिक्स में और गणित में दोनों में काम आती है। तो ये प्रमेय क्या है उसके लिए आपको समझना होगा कि समाकलन क्या होता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का समाकलन हम जानते हैं लाइन इंटीग्रल 3 तरह का होता है, रेखा समाकलन, दूसरा पृष्ठीय समाकलन और तीसरा आयतन समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से रेखा समाकलन और पृष्ठीय समाकलन दोनों को मिलाकर एक कथन दिया ग्रीन ने, जिसको हम ग्रीन का प्रमेय कहते हैं। उसको समझने के लिए हम ये जो यहाँ समीकरण दे रखी है एक, वो उसका मैथमेटिकल रूप है, गणितीय रूप है जो ग्रीन ने कहा था। इसमें हम देख रहे हैं m आ रहा है, n आ रहा है, x और y आ रहा है और एक c आ रहा है और r आ रहा है। तो ये क्या है, ठीक है, उसने कैसे परिभाषित किया पहले वो समझ लें, उसके बाद इस समीकरण की व्याख्या मैं करूँगा। तो इसके अनुसार यदि हमारे पास कोई एक्स वाई तल है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनने वाला तल क्या कहलाएगा, एक्स वाई तल कहलाएगा और उसकी समीकरण हम जानते हैं z=0 होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार यदि हमारे पास एक्स वाई तल का कोई बंद क्षेत्र है r, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, उसका एक कोई बंद क्षेत्र ले लिया हमारे पास कैपिटल R, ठीक है, किसी सरल बंद वक्र, समझ में आया ना आपको, इसका एक बंद आपने पथ ले लिया R। अब ये जरूरी नहीं है सर्कल बनाया मैंने, ये आयताकार भी हो सकता है ना, ये त्रिभुजाकार भी हो सकता है या और भी किसी रूप में हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है, और इस बंद पथ को क्या कहेंगे अपन, वक्र जो बन रहा है उसको C कह दिया। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल तो हो गया एक तरह से, जो भी हम ले रहे हैं ये क्षेत्रफल तो हो जाएगा कैपिटल R, और ये बाहर जो बाहरी रेखा है उसको बंद वक्र पथ कह रहे हैं हम C। समझ में आ रहा है, और ये तल है हमारे पास एक्स वाई तल के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, फिर आपको गणित में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रमेय में जो कथन है गणितीय रूप वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्स वाई तल में कोई बंद क्षेत्र ले लिया कैपिटल R, किसी सरल बंद वक्र C द्वारा घिरा हुआ है, बाउंडेड है, वो C से बन रहा है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है उसको C कह रहे हैं और इसमें जो क्षेत्रफल है ये अंदर का उसको कैपिटल R कह रहे हैं। और इसके अंदर यदि m और n x व y के सतत फलन है, यानी कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, एक m है और एक n है, m भी x पर निर्भर करती है निर्देशांक पर और y पर भी निर्भर करती है। इसी तरह से n जो भौतिक राशि है वो भी x और y पर निर्भर करती है, यानी इनके ये वेरिएबल हैं दोनों के, भौतिक राशियों m और n के x और y वेरिएबल हो गए, यानी x y के मान बदलने से m का मान भी बदलेगा और n का मान भी बदलेगा। तो यदि m n x और y के सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन का मतलब समझ रहे हैं, यदि हमारे पास ये x एक्सिस है और इधर हम m ले लें तो m का मान यदि x के बदलने से बदलता है तो ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। ऐसा नहीं कि ये बीच में यहाँ से शुरू किया और बीच में यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, टूट गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये m और n इनके सतत फलन हैं जिनके अवकलज, है ना, जिनके अवकलज का मतलब m का n के x के साथ लेंगे तो डेल बाई m बाई डेल्टा x होगा, इसी तरह से y के साथ करेंगे तो डेल m बाई डेल्टा y हो जाएगा। इसी तरह से n का भी हम लिखेंगे x के साथ तो डेल बाई डेल्टा x n x n डेल्टा n बाई डेल्टा y, यानी हम इसको पूर्ण अवकलज नहीं लिख रहे, ये डेल आ रहा है और n आ रहा है, यानी ये जो बता रहा है n का x के साथ परिवर्तन की दर और n x के साथ साथ y पर भी निर्भर करता है, इसलिए हम इसको दोनों को आंशिक अवकलज बता रहे हैं, न कि पूर्ण अवकलज, यानी dn बाई dx नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और ना ही dn बाई dy लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम, आंशिक अवकलज लिख रहे हैं, डेल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई भी भौतिक राशि यदि एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसका निर्भरता करने वाले पर जो अवकलन करते हैं वो आंशिक अवकलन होता है। ठीक है, तो इनके जो अवकलज हैं R में सतत हैं और वो भी, है ना, जैसे डेल n बाई डेल्टा x लिखा तो ये भी स्लोप हो गया और ये भी सतत होगा, ये भी क्या होगा,
कंटिन्यूस होगा। तो जिनके अवकलज आर में, यानी जो क्षेत्रफल है हमारे पास आर, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर हम करें सतत, उसके बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई निर्देशांक जो बिंदु होगा वो अंदर होना चाहिए, उसी में ये सतत है। तो ये कह रहा है समीकरण 1 हम लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं सबसे पहले हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है? ये यूँ समाकलन बता रहा है और नीचे सी लिख रहा है। इसका क्या मतलब है? बंद पथ सी के सापेक्ष रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी। समझ में आ रहा है? ये तो सिंबल है जिसका प्रतीक चिन्ह है, उसका क्या मतलब है? यानी बंद पथ, ये जो बाहरी रेखा है, जो भी आपने क्लोज्ड बंद पथ सी लिया है, उसके सापेक्ष हम इसका रेखा समाकलन ले रहे हैं, जो कि बंद पथ बनाता है। और अंदर लिख दिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी ये दो का योग है। एम का एक्स के साथ रेखा समाकलन और एन का वाई के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है? पहली जो भौतिक राशि है उसका एक्स के साथ बंद पथ सी के सापेक्ष रेखा समाकलन, और दूसरी जो राशि है एन, उसका वाई के साथ, यानी एक का एक्स के साथ और एक का वाई के साथ रेखा समाकलन कर दें बंद पथ के सापेक्ष। उनका जो योग है वो किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड में कह रहा है कि जो पहले अगर आप m का x के साथ रेखा समाकलन ले रहे हैं तो m का y के साथ जो आंशिक अवकलज होगा, और जो दूसरी राशि है जो y के साथ लेफ्ट हैंड साइड में रेखा समाकलन था, उसका x के साथ आंशिक अवकलज होगा। उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये डबल लाइन जो बता रखी है राइट हैंड साइड में और r बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है? पृष्ठीय समाकलन है। हमारे पास क्षेत्रफल आएगा dx dy, ठीक है। हमारे पास ये लंबाई हो dx और चौड़ाई हो dy, तो ये आयताकार हमारे पास जो भी क्षेत्रफल है उसका मान क्या होगा? dx dy होगा, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल नहीं है, राइट हैंड साइड में क्या है? सरफेस इंटीग्रल है, पृष्ठीय समाकलन है। तो क्या कहेंगे हम कि ये जो दो भौतिक राशियां हैं m और n, जिनका लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग वेरिएबल x के साथ और y के साथ जो रेखा समाकलन था, उनका बंद पथ सी के सापेक्ष जो रेखा समाकलन है वो राइट हैंड साइड में उनके आंशिक अवकलजों के अंतर के पृष्ठीय समाकलन के बराबर है। तो समीकरण 1 समझ में आ गया आपको? वापस एक बार मैं फिर बोलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है कि हमारे पास दो भौतिक राशियाँ थी m और n, जो x और y पर निर्भर करती थी। उनका पहली भौतिक राशि का x के साथ रेखा समाकलन, दूसरी भौतिक राशि का y के साथ रेखा समाकलन, किसके सापेक्ष? बंद पथ c के सापेक्ष। उनका जो योग है वो दूसरी राशि का x के साथ आंशिक अवकलज तथा पहली राशि का y के साथ आंशिक अवकलज के क्षेत्रफल r के सापेक्ष सदिश रेखा है ना समाकलन। ये कौन सा होगा? सरफेस इंटीग्रल कहलाएगा, या हम कहेंगे पृष्ठीय समाकलन के अंतर के बराबर होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में इन भौतिक राशियों का जो रेखा समाकलन है उनका योग उनके आंशिक अवकलजों के पृष्ठीय समाकलन के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये समीकरण आपको लिखनी है और ये ही एक तरह से ग्रीन का प्रमेय है। यदि एग्जाम में ये कथन आता है तो आपको ये लिखना है और उसको समझाना है। तो ग्रीन प्रमेय को सदिश के रूप में हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई सदिश क्षेत्र है A और उसका x दिशा में घटक है m और y दिशा में घटक है n, m और n चूँकि अदिश राशियाँ थी इसलिए इनके परिमाण हो गए x दिशा में और y दिशा में। सदिश क्षेत्र A के जो परिमाण हैं उसको m और n से व्यक्त कर रहे हैं। और डेल क्रॉस A अगर हम लिखेंगे तो i j k और x y z का आंशिक अवकलज, और ये m n और इसका z दिशा में कोई घटक नहीं है। अगर यहाँ पे हम k 0 लिखेंगे तो ये 0 कह दें या o कह दें, ठीक है। तो एक तरह से ये 0 है, z दिशा में कोई घटक नहीं है। सदिश क्षेत्र A जो है केवल xy तल के अंदर है,
ये सदिश क्षेत्र ए किसके अंदर है, एक्स और वाई तल के अंदर है, इसलिए इसके जो घटक हैं केवल यही हैं, जेड दिशा में इसका कोई घटक नहीं होगा, इसलिए ये ओ नहीं है, आप इसको जीरो माने। ठीक है, तो अगर इसको सारणी को खोलेंगे आप तो आई, जे और के के जो घटक हैं वो आप कर सकते हैं, गणित के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। आई के साथ तो इसके क्रॉस गुणा करेंगे, फिर इसको तो डेल बाई डेल्टा ये तो जीरो हो गया, और ये हमारे पास इस तरह से माइनस डेल एन बाई डेल्टा। फिर जे के साथ करेंगे तो प्लस जे आ रहा है, तो आप ये उल्टा करेंगे और ये जीरो आ जाएगा, तो ये डेल्टा एम बाई है, ठीक है। और के साथ करेंगे तो इन दोनों का अंतर डेल एन बाई ये आ गया। तो ये जो हमारे पास समीकरण आ रही है डेल क्रॉस ए, इसमें आई जे के हमारे पास, हम ये जो अंतर है इनका वो जेड घटक में आ रहा है, इसलिए जेड घटक लाने के लिए हम इसको डॉट के कैप से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो पहला और दूसरा पद तो जीरो हो जाएगा और ये के डॉट वाला पद हमारे पास केवल रहेगा, यानी कर्ल ए का जेड घटक हमारे पास आ गया। क्योंकि आर सदिश है ना, एक्स वाई तल के अंदर इसकी लंबाई को बता रहा है, तो आई एक्स यहाँ से लंब डालेंगे तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा, इस बिंदु की निर्देशांक यदि एक्स वाई है तो ये एक तरह से आई एक्स प्लस जे वाई हम आर को लिख सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो डी आर क्या आ जाएगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के, और तब हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को भी इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, और ये ए डॉट ये ए के बराबर है और ये डी आर के बराबर, तो ए डॉट डी आर आ गया। तो हमारे पास एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, ए डॉट डी आर, और इधर ये, और ये हम जानते हैं क्या है, आगे जाके हम पढ़ेंगे गाउस की जो डाइवर्जेंस प्रमेय है वो इस रूप में, उसी का एक तरह से ग्रीन प्रमेय उसका रूप है, जो यहाँ पे डी एक्स डी वाई को हम क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं। स्टोक की कर्ल प्रमेय है ये, एक कौन सी है, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय को अभी अपने कल पढ़ा था वही है। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस नहीं है, ये डाइवर्जेंस नहीं है, कर्ल है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे ग्रीन ने जो स्टोक की कर्ल प्रमेय है उसका रूपांतरण करके एक ये नया कथन प्राप्त किया, और जिसको हम गणित में बहुत काम में लेंगे आगे, और बहुत इसकी उपयोगिता है आगे। अगर एमएससी फिजिक्स के करेंगे या एमएससी मैथमेटिक्स भी करेंगे तो उसका यूज आपको तब पता लगेगा। और ये एग्ज़ाम में यहाँ पे ग्रीन का कथन आता है, तो आपको ये समीकरण 1 लिखनी है और इसका डेरिवेशन करना है, तो ये पूरा आपको एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद।